जरा सोचिए, एक तरफ 10,000 रुपए का एक छोटा सा प्लास्टिक का क्वाडकॉप्टर ड्रोन है हम्म। और दूसरी तरफ लगभग 100 करोड़ रुपए का एकदम अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम है। हम्म। तो सामान्य समझ तो यही कहती है कि जीत हमेशा रडार और उस भारी भरकम मिसाइल की होगी। बिल्कुल, किसी को भी यही लगेगा। हाँ, लेकिन आज के युद्ध क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है। जीत उस सस्ते प्लास्टिक के ड्रोन की हो रही है। हम्म। मतलब युद्ध और कूटनीति के जो पुराने नियम थे वो रातों रात बदल रहे हैं। एकदम सही कहा। और ये स्थिति न केवल सैन्य रणनीतिकारों को बल्कि अर्थशास्त्रियों को भी काफी चौंका रही है। जब हम युद्ध के तरीकों में ऐसा बदलाव देखते हैं तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि पुरानी किताबें और पुराने सिद्धांत अब काम नहीं आने वाले। बिल्कुल, और यही कारण है कि आज की इस डीप डाइव का उद्देश्य उन लोगों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करना है जो सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो करंट अफेयर्स को गहराई से समझना चाहते हैं। सही बात है। आज के इस चर्चा में हम 21 ऐसे प्रमुख विषयों को डिकोड करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आंतरिक सुरक्षा, राज व्यवस्था और विज्ञान के परिदृश्य को पूरी तरह से आकार दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ है, बल्कि ये समझना है कि क्यों और कैसे हुआ। तो सूचनाओं के उस भारी शोर से बचते हुए हम सीधे इन घटनाओं की जड़ों तक जाएंगे। बहुत जरूरी है ये। तो चलिए उसी 10,000 रुपए वाले ड्रोन से ही शुरुआत करते हैं। ये असिमेट्रिक ड्रोन वॉरफेयर आखिर कैसे बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को मात दे रहा है? मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे तोप से मच्छरों के झुंड का शिकार करना। अरे हाँ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मतलब आपकी तोप कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, 1 लाख मच्छरों के सामने वो बेबस ही हो जाएगी। बिल्कुल। और यूक्रेन और पश्चिम एशिया के जो मौजूदा संघर्ष है, उन्होंने इस एसिमेट्रिक यानी असममित युद्ध की अवधारणा को पूरी तरह से स्थापित कर दिया है। देखिए, शाहेद जैसे जो सस्ते ड्रोन होते हैं ना, वो करोड़ों की मिसाइल प्रणालियों को बस थका रहे हैं। अच्छा, थका रहे हैं? हाँ, यहाँ रणनीति ये है ही नहीं कि दुश्मन के रडार को नष्ट किया जाए। रणनीति ये है कि दुश्मन को इतने सारे सस्ते लक्ष्य दे दिए जाएं कि उसकी वो महंगी मिसाइलें ही खत्म हो जाएं। इसे स्वॉर्म टैक्टिक्स कहते हैं। तो फिर इसका तोड़ क्या निकाला जा रहा है? क्योंकि हम हमेशा 1 लाख रुपए का ड्रोन गिराने के लिए 1 करोड़ की मिसाइल तो फायर कर नहीं सकते, बजट ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसके जवाब में तकनीक का ही सहारा लिया जा रहा है। कैसे? यूक्रेन ने ध्वनिक यानी अकॉस्टिक डिटेक्टर विकसित किए हैं। अच्छा। ये रडार की तरह रेडियो तरंगों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये माइक्रोफोन का एक पूरा नेटवर्क होता है जो ड्रोन के रोटर की जो एक विशिष्ट आवाज या फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो भिन-भिनाने की आवाज होती है। हाँ, एकदम वही, उसे सुनकर उसकी दिशा और ऊंचाई का पता लगाते हैं। अरे वाह। साथ ही 3D रडार का उपयोग हो रहा है और अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में लूकस इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात कर रहा है। मतलब अब ड्रोन का मुकाबला मिसाइल से नहीं बल्कि एंटी ड्रोन से ही किया जा रहा है। बिल्कुल सही, लोहा लोहे को काटता है। लेकिन देखिए, युद्ध सिर्फ सीमाओं या आसमान में तो हो नहीं रहा है। कुछ युद्ध पूरी तरह से डिजिटल हैं और सीधे आम नागरिकों की अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहे हैं। हाँ, साइबर स्लेवरी। बिल्कुल, साइबर स्लेवरी एक ऐसा ही बड़ा खतरा बनकर उभरा है। मैंने पढ़ा कि तमिलनाडु पुलिस उन लोगों पर नजर रख रही है जो लाओस, कंबोडिया और म्यांमार के उस गोल्डन ट्रायंगल से लौटे हैं। ये संगठित अपराध का एक बहुत ही खौफनाक औद्योगिक रूप है। इसमें होता ये है कि पढ़े लिखे युवाओं को डेटा एंट्री या आईटी सेक्टर में अच्छी नौकरी का लालच देकर इन देशों में बुलाया जाता है। और फिर वहां पहुंचते ही उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें स्कैम कंपाउंड्स में एक तरह से बंदी बना लिया जाता है और फिर उनसे जबरन पिग बुचरिंग या रोमांस स्कैम जैसे साइबर अपराध करवाए जाते हैं। मतलब ये बहुत ही खतरनाक लेवल का रैकेट है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़े से बताते हैं कि भारत में रोज औसतन 4500 शिकायतें आ रही हैं और केवल 2024 में 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मतलब ये आंकड़ा तो पारंपरिक आतंकवाद की जो फंडिंग होती है उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। बिल्कुल। अगर आप इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये सीधे तौर पर देश की जीडीपी और आम लोगों की जो जीवन भर की बचत है उसे सोख रहा है। एकदम सही। और फिर ये पैसा अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट्स को मजबूत कर रहा है जो अंततः
हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में ही इस्तेमाल होता है। और जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं ना, तो मुझे मणिपुर का भी ध्यान आता है। वहाँ स्थिति काफी जटिल बनी हुई है। हाँ, वो भी एक गंभीर मुद्दा है। हाल ही में गृह सचिव ने वहाँ की सुरक्षा समीक्षा की है, जहाँ एक नई तरह की सुरक्षा शून्यता यानी सिक्योरिटी वैक्यूम की बात सामने आई है। इस शून्यता के पीछे का तंत्र समझना बहुत जरूरी है। बताइए। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए जब मणिपुर से लगभग 8,500 सीएपीएफ जवानों को हटाया गया, अच्छा, इलेक्शन ड्यूटी के लिए। हाँ, तो जो बफर जोन्स बनाए गए थे समुदायों के बीच, वो कमजोर पड़ गए। सुरक्षा बलों की इसी कमी के कारण उखरुल जैसे इलाकों में कुकी और नागा समुदायों के बीच नए सिरे से क्षेत्रीय विवाद उभरने लगे। और उस सुरक्षा समीक्षा में एक और बहुत चिंताजनक बात सामने आई है। मैतेई विद्रोही गुट द्वारा जो लूटे गए हथियार हैं, उसका मुद्दा। मतलब ये पूरी स्थिति को कितना अस्थिर बना रहा है। बहुत ज्यादा। देखिए, जब किसी भी संघर्ष वाले क्षेत्र में भारी मात्रा में आधुनिक हथियार गैर राज्य अभिकर्ताओं यानी नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ लग जाते हैं ना, तो राज्य का शक्ति पर से जो एकाधिकार होता है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। लूटे गए हथियारों की वापसी के बिना किसी भी तरह की शांति वार्ता या प्रशासनिक सुधार का स्थायी होना लगभग असंभव ही है। सही बात है। और जब देश के भीतर ऐसी जटिल चुनौतियां हों, तो वैश्विक मंच पर हमारी विदेश नीति और कूटनीति का महत्व और भी बढ़ जाता है। एकदम। जैसे अभी किर्गिज गणराज्य के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन की डिफेंस मीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाया। ये बहुत अहम कदम है, क्योंकि एससीओ एक ऐसा मंच है जहां चीन और पाकिस्तान दोनों मौजूद हैं। ऐसे में भारत का ये रुख एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत है। भारत ये स्थापित कर रहा है कि आतंकवाद को अच्छे और बुरे की श्रेणी में नहीं बांटा जा सकता। बिल्कुल नहीं। और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तब तक संभव नहीं है जब तक राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगती। चीन और पाकिस्तान की इसी साझेदारी का एक और आयाम है उनका स्पेस एक्सेस। हाँ, स्पेस कूटनीति। मतलब 1990 में चीन ने पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, और आज पाकिस्तानी सेना नेविगेशन के लिए पूरी तरह से चीन के बेइडू सिस्टम पर निर्भर हो चुकी है। ये अंतरिक्ष कूटनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। कैसे? देखिए, जब कोई सेना किसी दूसरे देश के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, तो वो केवल एक सुविधा नहीं ले रही होती, बल्कि वो अपनी सामरिक स्वायत्तता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस देश को सौंप रही होती है। अरे बाप रे! मान लीजिए कल को अगर चीन चाहे तो वो सटीक सिग्नल में छेड़छाड़ कर सकता है, और उसका सीधा असर मिसाइल गाइडिंग सिस्टम पर पड़ेगा। बिल्कुल, मिसाइल कहीं और ही जा गिरेगी। ये तकनीकी निर्भरता ही आज की सबसे बड़ी भूराजनीतिक शक्ति बन गई है। और टेक जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर एक और बहुत दिलचस्प खबर आई है। चीन ने मेटा द्वारा एआई स्टार्टअप मैनस के अधिग्रहण को रोक दिया है। हाँ, ये घटना साबित करती है कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल बौद्धिक संपदा या आईपी का मामला नहीं रह गए हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य अंग बन चुके हैं। चीन ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी सीमा के भीतर विकसित कोई भी उन्नत एआई तकनीक जो भविष्य में सैन्य या रणनीतिक लाभ दे सकती है, वो किसी अमेरिकन कंपनी के पास न जाए। एकदम सही, किसी अमेरिकी कंपनी के नियंत्रण में न जाए। तकनीक अब एक हथियार है, और कोई भी अपना हथियार दुश्मन को नहीं बेचता। वैश्विक व्यापार और कूटनीति का ये जो पूरा खेल है, ये किसी शतरंज से कम नहीं है। बिल्कुल। अब एक तरफ हम देखिए, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए बहुत तेजी से आर्थिक चालें चल रहे हैं। मार्च से दिसंबर 2025 तक की इतनी तेज बातचीत, और न्यूजीलैंड $20 बिलियन के निवेश की सुविधा भी दे रहा है। देखिए, मुक्त व्यापार समझौतों में आमतौर पर कई वर्ष लग जाते हैं। बहुत लंबा खींचता है। इस गति का कारण दोनों देशों की स्पष्ट आर्थिक पूरकता है। लेकिन इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जिसे बाहर रखा गया है। डेयरी, कृषि उत्पाद, हथियार और आभूषण। बिल्कुल, मतलब ये शतरंज में अपने राजा को सुरक्षित रखने जैसा है। हम निवेश तो चाहते हैं, लेकिन अपने घरेलू किसानों की कीमत पर नहीं। एकदम सही एनालॉजी है। न्यूजीलैंड का जो डेयरी उद्योग है वो विश्व स्तर पर बेहद प्रतिस्पर्धी है। अगर उनके उत्पाद बिना किसी टैरिफ के भारतीय बाजार में आ जाएं, तो भारत के जो छोटे और सीमांत डेयरी किसान हैं, वो उस प्रतिस्पर्धा में टिकी नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे।
इसलिए ये एफटीए आर्थिक विस्तार और घरेलू संरक्षणवाद के बीच एक बहुत ही नपातुला संतुलन है। लेकिन कूटनीति के ऐसी शतरंज में एक और जगह है जहां हम चेकमेट जैसी स्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट। हाँ, चाबहार। अमेरिका ने जो 6 महीने की छूट दी थी, जो वेवर था, वो खत्म हो गया है। अब भारत के पास क्या विकल्प बचे हैं? ये भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक दोराहा है। 23 साल पुराने इस रणनीतिक प्रोजेक्ट को छोड़ना उत्तर मध्य एशिया तक पहुंच के हमारे सपने को तोड़ देगा। और रुके रहने का मतलब है अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा खतरा? बिल्कुल। तो एक रणनीतिक चाल जिस पर अभी विचार हो रहा है वो है पोर्ट का संचालन किसी ईरानी कंपनी को ट्रांसफर करना। अच्छा। ताकि तकनीकी रूप से भारतीय संस्थाएं प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहें, लेकिन हमारी रणनीतिक पहुंच बनी रहे। और इस पूरे समीकरण में ईरान और अमेरिका का अपना तनाव भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने पढ़ा कि ईरान ने पेशकश की है कि अगर अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा ले और युद्ध रोक दे तो वो हॉर्मोज जलडमरू मध्य को खोल देगा। लेकिन अमेरिका के लिए इस प्रस्ताव को मानना इतना आसान नहीं है, खासकर तब जब घरेलू राजनीति में राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम कसने की बात हो रही हो। और यहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने वॉर पावर्स एक्ट यानी WPA एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। अब ये कानून काम कैसे करता है और ये ट्रंप प्रशासन के लिए बाधा क्यों है? देखो, वॉर पावर्स एक्ट 1973 में लाया गया था। इसका मकसद ये था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के देश को किसी लंबे युद्ध में ना झोंक सके। अच्छा। इसके तहत राष्ट्रपति को 60 दिनों के भीतर कांग्रेस की मंजूरी लेनी ही होती है। और अगर मंजूरी नहीं मिलती तो उन्हें 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिलता है सेना को वापस बुलाने के लिए। और अगर राष्ट्रपति इसे नजरअंदाज करते हैं तो कांग्रेस पावर ऑफ द पर्स यानी जो सैन्य फंडिंग होती है उसे रोक सकती है। मतलब पैसे ही बंद कर देंगे? बिल्कुल। ये शक्तियों के पृथक्करण का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जो भू राजनीतिक शतरंज है ये केवल बाहरी सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये देश के भीतर हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक कार्यप्रणाली पर भी भारी दबाव डालता है। एकदम सही। जो बाहरी दबाव बढ़ता है तो आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कानूनी ढांचे का एक तरह से परीक्षण होता है। अब देखिए, 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून का हालिया मामला इसका सटीक उदाहरण है। हाँ। अमराजी सभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को मान्यता दे दी है। ये मामला सीधे तौर पर 10वीं अनुसूची की जो कानूनी खामियां हैं ना, उनको उजागर करता है। वो कैसे? कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाएगा और उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अच्छा। लेकिन विपक्ष का तर्क ये है कि विलय का फैसला पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का होना चाहिए, न कि केवल कुछ सांसदों के एक छोटे समूह का। ये तो एक बड़ा लूप होल लगता है। बिल्कुल। ये बहस असल में विधायिका की नैतिकता और कानूनी तकनीकी के बीच के टकराव को दर्शाती है। और जब हम कानूनी तकनीकी और न्यायपालिका की बात करते हैं ना, तो निवारक निरोध यानी PSA पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला भी बहुत अहम हो जाता है। हाँ, वो जो विधायक वाला मामला था। हाँ, अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक महराज दीन मलिक की 8 महीने की PSA हिरासत को रद्द कर दिया। यहाँ अदालत ने जिस सिद्धांत को रेखांकित किया ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने साफ कहा कि निवारक निरोध का इस्तेमाल नियमित आपराधिक कानून को बाईपास करने के शॉर्टकट के रूप में नहीं किया जा सकता। मतलब आप उसे सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। PSA का उद्देश्य किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकना है, न कि उसके पुराने कामों के लिए बिना ट्रायल के उसे सजा देना। जब कार्यपालिका इस तरह के शॉर्टकट अपनाती है तो फिर न्यायपालिका को आगे आना ही पड़ता है। सही बात है। और कई बार तो न्यायपालिका को अनुच्छेद 142 जैसी अपनी असाधारण शक्तियों का भी उपयोग करना पड़ता है। आर्टिकल 142। हाँ, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पूर्ण न्याय हो, खासकर तब जब प्रशासनिक प्रक्रियाएं अपने रास्ते से भटक जाएं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को वो शक्ति देता है जहां वो किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। जब निवारक निरोध या अन्य मामलों में विधायिका या कार्यपालिका का ढांचा न्याय देने में विफल होने लगता है तो संविधान का यह सुरक्षा वाल्व काम आता है।
प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की बात करें तो लद्दाख में एक बड़ा पुनर्गठन देखने को मिल रहा है। उपराज्यपाल ने 5 नए जिलों नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास की घोषणा की है। हाँ। लेकिन इसके बावजूद सोनम वांगचुक और लेह एपिक्स बॉडी का विरोध शांत नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि नए जिले बनाना केवल एक प्रशासनिक कदम है। इससे सरकारी दफ्तर तो करीब आ जाएंगे, लेकिन इससे वो स्वायत्तता नहीं मिलती जिसकी वो लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, वो छठी अनुसूची वाली मांग। बिल्कुल, उनकी मुख्य मांग लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं, जिनके पास जमीन, जंगल और स्थानीय संस्कृति से जुड़े कानून बनाने की विधायी शक्तियां होती हैं। मतलब सिर्फ जिले बनाने से जमीन और संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित नहीं होता। एकदम सही। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की एक और बड़ी बहस छिड़ी हुई है इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची के संशोधन को लेकर। हाँ, ये बहुत चर्चा में है। चुनाव आयोग द्वारा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर कई राज्यों में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम काटे गए हैं। तो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तकनीकी रूप से आखिर होती क्या है? देखिए, जब चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर मतदाता डेटाबेस को स्कैन करता है तो वो कुछ तार्किक विसंगतियां खोजता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर एक ही छोटे से घर के पते पर 50 मतदाता पंजीकृत है या किसी की उम्र और जन्म तिथि का साल आपस में मेल नहीं खा रहा, तो सॉफ्टवेयर उसे लाल झंडी दिखा देता है। लेकिन विवाद तो इस बात पे है ना कि क्या सिर्फ एक एल्गोरिदम या मशीन के लॉजिक के आधार पर किसी का वोट देने का संवैधानिक अधिकार छीना जा सकता है? बिल्कुल। मतलब बिना किसी जमीनी सत्यापन या फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम काटना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। यही लोकतंत्र में तकनीक के अंधे उपयोग का सबसे बड़ा खतरा है। मशीन डेटा की विसंगति पकड़ सकती है, लेकिन उस विसंगति का कारण कोई तकनीकी त्रुटि है या कोई बड़ी साजिश, ये तो इंसान को ही तय करना होगा ना। सही कहा। और प्रतिनिधित्व के मोर्चे पर महिला आरक्षण को लेकर भी काफी हलचल है। हाँ। मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि परिसीमन के बाद 33% आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन विपक्ष की मांग है कि इसे वर्तमान सीटों के आधार पर तत्काल लागू किया जाए। ये पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति और संवैधानिक प्रक्रियाओं के बीच का टकराव है। वो कैसे? सरकार का तर्क है कि बिना परिसीमन के ये तय करना मुश्किल है कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं विपक्ष का मानना है कि परिसीमन का इंतजार करना इस ऐतिहासिक कदम को अनिश्चित काल के लिए टालने जैसा है। इस पूरे परिदृश्य में एक बात तो साफ दिख रही है कि प्रशासन और नागरिकों के बीच का हर संवाद अब डिजिटल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और यहीं पर आईटी नियमों में संशोधन की जो नई ड्राफ्टिंग आई है वो एक डिजिटल टाइट रोप वॉक लगती है। मतलब एक तरफ भ्रामक सूचनाएं रोकनी है और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी बचानी है। इस नए ड्राफ्ट में 2 नियम सबसे ज्यादा चर्चा में है। कौन से? पहला है रूल 3 सब रूल 4, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अपना सेफ हार्बर यानी सेक्शन 79 के तहत जो कानूनी बचाव मिलता है उसे बनाए रखने के लिए सरकार की एडवाइजरी माननी ही होगी। अच्छा, यानी अब एडवाइजरी केवल एक सुझाव नहीं है। नहीं, अब वो एक तरह का आदेश बन जाएगी। और दूसरा नियम कौन सा? दूसरा नियम रूल 8 है, जिसका असर सीधा आम लोगों पर पड़ेगा। वो कैसे? मान लीजिए अगर कोई आम व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल या किसी का पोस्ट रीट्वीट भी करता है, तो इस नियम के तहत उसे भी निगरानी के दायरे में लाया जा सकता है। बाप रे, मतलब ये सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों का मुद्दा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये हर उस व्यक्ति को प्रभावित करता है जो इंटरनेट पर कुछ भी शेयर करता है। ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि ये नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन जवाबदेही के बीच की जो लकीर है उसे बहुत धुंधला कर देता है। एकदम। और अगर आम यूजर्स कानूनी कार्रवाई के डर से जानकारी शेयर करना ही बंद कर देंगे, तो ये सूचना के मुक्त प्रवाह को पूरी तरह रोक देगा। यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। चाहे हम ड्रोन तकनीक की बात करें, साइबर स्लेवरी की बात करें या फिर इन डिजिटल रूल्स की तकनीक, अब हर नीति के केंद्र में आ गई है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए देश के सबसे बड़े पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग ने भी अपना स्वरूप बदल लिया है। इस बार के पुनर्गठन में जो सबसे बड़ा बदलाव है ना, वो है अर्थशास्त्रियों की जगह विज्ञान और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को तरजीह देना।
जैसे अभय करंदीकर, एम श्रीनिवास और गोवर्धन दास जैसे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की नियुक्ति। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सरकार का नजरिया बदल रहा है। कोविड महामारी ने यह साबित कर दिया कि अगर देश का स्वास्थ्य और वैज्ञानिक ढांचा चरमरा जाए तो दुनिया की कोई भी आर्थिक नीति काम नहीं आती। अर्थव्यवस्था पूरी तरह विज्ञान के कंधों पर टिकी है। सही बात है। विज्ञान और तकनीक का ये बढ़ता महत्व हमें भविष्य की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है। और इसका एक बड़ा उदाहरण है गूगल का विशाखापट्टनम में AI डेटा हब बनाना। ये $15 बिलियन का निवेश है। ये भारत के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसका महत्व केवल पैसे में नहीं है। अब तक वैश्विक कंपनियां भारत को केवल एक उपभोक्ता बाजार के रूप में देखती थी, जहां वे अपने उत्पाद बेचती थीं। बिल्कुल, सिर्फ एक मार्केट। हाँ, लेकिन अब वे भारत को डेटा प्रोसेसिंग और AI इनोवेशन के एक बड़े केंद्र के रूप में देख रही हैं। लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर तकनीक की पहुंच की बात करते हैं ना, तो पब्लिक वाईफाई या PM वाणी योजना की स्थिति थोड़ी निराशाजनक लगती है। हाँ, वो योजना रफ्तार नहीं पकड़ पाई। ट्राई इसे फिर से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये योजना अपने 10 लाख हॉटस्पॉट के लक्ष्य के आधे तक भी नहीं पहुंच पाई है। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? क्या केवल टेलीकॉम कंपनियों द्वारा लिया जाने वाला भारी लीज रेट ही समस्या है? भारी व्यावसायिक दरें निश्चित रूप से एक बाधा तो है। एक छोटे चाय वाले या दुकानदार के लिए व्यावसायिक इंटरनेट कनेक्शन लेना काफी महंगा पड़ता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बाधा है सरकार की कड़ी पहचान और निगरानी संबंधी शर्तें। सर्वेलेंस। हाँ, KYC और ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि न तो सेवा प्रदाता इसे लगाना चाहते हैं और ना ही आम यूजर OTP और लंबे फॉर्म भरने के झंझट में पड़ना चाहता है। एकदम सही। मेडिकल साइंस के मोर्चे पर बात करें तो CAR-T सेल थेरेपी में जो प्रगति हुई है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। बिल्कुल। अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं तो ये शरीर की खुद की सेना यानी हमारे इम्यून सेल्स को लैब में ले जाकर स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग देने जैसा है, ताकि वे कैंसर से लड़ सकें। ये इसे समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इस थेरेपी में होता यह है कि मरीज के ही T सेल्स को निकाला जाता है, फिर लैब में उनमें आनुवंशिक बदलाव यानी जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं ताकि वे कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर सकें। अच्छा। और फिर उन्हें वापस शरीर में डाल दिया जाता है। ल्यूकेमिया जैसे मामलों में जहां कैंसर कोशिकाएं खून में तैर रही होती हैं, ये कमांडो सेल्स उन्हें आसानी से ढूंढकर मार गिराते हैं और ये बहुत सफल रहा है। लेकिन किडनी या ओवेरियन कैंसर जैसे जो ठोस ट्यूमर होते हैं, उनमें ये थेरेपी अभी भी संघर्ष क्यों कर रही है? क्योंकि ठोस ट्यूमर अपने चारों ओर एक तरह का इम्यूनोसप्रेसिव माइक्रो एनवायरनमेंट बना लेते हैं। मतलब? आप इसे एक अभेद्य किले की दीवार की तरह समझ सकते हैं। कमांडो प्रशिक्षित तो हैं, लेकिन वे इस रासायनिक और भौतिक दीवार को भेदकर ट्यूमर तक पहुंचने में नाकाम हो जाते हैं। वैज्ञानिक अब इसी दीवार को तोड़ने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं। तकनीक केवल मेडिकल या सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये हमारे शिक्षा तंत्र की नींव को भी पूरी तरह बदल रही है। हाँ, वो CBSE वाला फैसला। बिल्कुल। CBSE 2026-27 सत्र से कक्षा 3 से 8 के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI पाठ्यक्रम ला रहा है। शिक्षा में ये एक बहुत ही आवश्यक कदम है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें छोटे बच्चों को भारी भरकम कोडिंग नहीं सिखाई जाएगी। तो फिर क्या सिखाएंगे? इसका उद्देश्य पैटर्न रिकग्निशन, तार्किक सोच और AI एथिक्स को समझना है। ये हमारी पुरानी रटंत विद्या की प्रणाली से बाहर निकलने का एक स्पष्ट प्रयास है, ताकि बच्चे केवल जानकारी याद न रखें बल्कि समस्याओं को तार्किक रूप से सुलझाना सीखें। आज के इस डीप डाइव में हमने 21 अलग अलग कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौता और चाबहार पोर्ट पर भू राजनीतिक दबाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे आसमान में उड़ने वाले सस्ते ड्रोन महंगे रडार सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, और कैसे देश की राज व्यवस्था, चाहे वो दल बदल कानून हो, इलेक्टोरल रोल हो या IT नियम हो, इन नए बदलावों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। और इन सब के केंद्र में जो एक शक्ति उभर कर आ रही है वो है तकनीक। विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश का संविधान अब इस तकनीकी क्रांति के इर्द गिर्द ही अपनी नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विरोधाभास है जो विचार करने पर मजबूर करता है। क्या? एक तरफ
हमारा शिक्षा तंत्र कक्षा 3 के बच्चों को एआई और पैटर्न रिकॉग्निशन सिखाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ वही एआई और ड्रोन युद्ध के मैदान में तबाही के नए मानक तय किए हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगले 10 या 20 सालों में राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी साक्षरता का वास्तविक मतलब क्या रह जाएगा? सही सवाल है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां तकनीक इंसान के जीवन को आसान बनाने का साधन मात्र नहीं रहेगी, बल्कि तकनीक ही ये तय करेगी कि इंसानियत किस दिशा में जाएगी? ये केवल एक तकनीकी सवाल नहीं है, बल्कि हमारे युग का सबसे बड़ा नैतिक और दार्शनिक प्रश्न है। इस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना ही होगा। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और सबसे महत्वपूर्ण, इन बदलावों के पीछे का क्यों और कैसे हमेशा पूछते रहें।